ठीक है, अब आ गए हम लोग वापस। बताओ हमको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसी के बेसिस पे बताओ जितना मैंने तुमको अभी तक पढ़ाया है। बताओ हमको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती अच्छा, हमारे में ऐसे नहीं बताया था, हमको कुछ और तरीके से बताया उसमें। है। क्या तरीके से बताया? वो कुछ करके रखते थे, मोल, हम्म। लीटर हम्म। और सेकंड। हम्म। उसमें n-1 करके 1 - n करके लिखा था, और वो सेकंड सब कुछ यूनिवर्सल जो लिखा वो था। सब कुछ जो लिखाया गया था वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। चिंता मत करिए, वो आगे है। ये तो अभी आप ऑर्डर के बारे में अच्छा सीख रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है। अच्छा। तो अभी तो खाली उसमें जो मेरे को खाली इतना बता दो जो अभी तक तुमको मैंने पढ़ाया है उस बेसिस पे तुमको क्या समझ आया सेकंड ऑर्डर, बस मुझे एक्सप्लेन करो दो। वो सेकंड में x की पावर 2 हो जाती है उस पे। हाँ ठीक है, फिर आगे। कांस्टेंट 2 हो जाता होगा। कांस्टेंट नहीं, कंसंट्रेशन है ये। तो सांद्रता होगी इसलिए। हाँ, तो तुम इसका मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे थे, मैंने 75 बार कंसंट्रेशन बोला। अरे वो मैं ध्यान से करिए। नहीं वो भैया, जीरो वाले में कंसंट्रेशन। अटक गया था मैं पहले। नहीं, जहां अटको तुरंत पूछो। जहां अटको तुरंत पूछो, हर एक चीज पूछने के लिए ही हो तुम यहाँ पे। जो चाहे पूछो, यही फायदा है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है। जहां मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज नहीं घुस ठीक। घुस के बताने, वहां मैं खुद आगे बढ़ता हूँ, मगर तुम्हें जो पूछना चाहिए वो पूछो जरूर। क्योंकि फिर पता चला मैं पढ़ा भी तो समझ ना, तो फायदा नहीं है ना उसका। देखो अंकुर, n इक्वल टू टू, मतलब यहाँ ठीक। पे x की वैल्यू टू है, n बोलो चाहे x बोलो सब एक टू। ही बात है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नाम है, क्यों इसका नाम है, क्योंकि वैल्यू हम दो ले रहे हैं तभी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। r इक्वल टू k, कंसंट्रेशन की पावर x जो होता है ये हमारा रेट लॉ होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन, अभी सबसे पहली बात, n की वैल्यू दो ले ली है तो मतलब यहाँ पे ऊपर पावर में दो रख दो। ठीक है, यहाँ पावर में दो रख दो। अब एक और बात, अगर यहाँ पे किसी की पावर ओके। दो हो जाती है, अगर किसी की पावर जीरो होती थी तो अंकुर वन आता था, किसी की पावर वन होती थी तो वही आ जाता था, अगर अंकुर किसी की पावर टू हो तो क्या आता था? चेन अगर एक तरह से। अगर पावर, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दो रखी है, वैल्यू दो रखी है, दो की पावर दो है तो क्या वैल्यू आएगी अंकुर? 4 आती है। चार आती है। तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन को मान लिया कि कंसंट्रेशन दो है, और हमने हाँ। फिर कंसंट्रेशन को टू कंसंट्रेशन के नाम से लिख दिया, और पावर इसकी टू है। हम्म। तो जब स्क्वायर होगा तो टू हम्म। टू जा फोर हो जाएगा। फोर हो फोड़ गया, सब जाएगा। कुछ सेम चल रहा है, और फोर बाहर निकाल दिया। तो हमें इस डेरिवेशन से ये सीखने को मिला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो चार गुनी हो जाती है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन। मतलब इससे ये समझ आया कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे चार गुनी हो जाएगी तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है वो। यहाँ पे लीनियरली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता था, यहाँ पे चार गुना बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंकुर बताओ, कौन क्या जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तीनों में से किस ऑर्डर में कंसंट्रेशन के ऊपर कंसंट्रेशन बदलने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? जीरो वाली की कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा अंकुर बताओ, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन दो से बढ़ा दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से बढ़ जाएगा? क्या मतलब? अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को दुगना कर दूं तो, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन को दुगना कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? वही रहेगा, दोगुनी ही रहेगी वही पहली वाली रहेगी, में। लीनियरली ही बढ़ेगी, लीनियरली ही बढ़ेगी। हाँ, और बहुत सेकंड, कम। एन इक्वल टू सेकंड ऑर्डर में चार गुनी तेजी से बढ़ेगी।
रेट ऑफ रिएक्शन चार गुनी 4 बढ़ती है गुना हो उसमें जाता है। सबसे। सेम एज हाँ। दिस, यहाँ पे देखो नाइन्थ, देखो लिखा भी हुआ है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए having the concentration of B, the ratio of the new rate of the earlier rate of the reaction will be this। ये तो शायद क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पे, मगर कुमला के यहाँ पे दुगनी मतलब उसकी पावर से बढ़ना शुरू हो जाती है ऐसे का नॉट टर्म। अगर 3 होगी तो 9 हो जाएगी, जब 9 होगी तो 9 9 जा 81, 81 टाइम। समझ आया? ये देखो, जो तुमको यूनिट पढ़ाई गई थी वो भी देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर में यूनिट होती है मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर मोल रिएक्शन, इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर इनवर्स। रिएक्शन में होती है सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में होती है मोल, इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। इसको अभी के अभी अंकुर यहाँ पे याद करो। हम्म, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड मैं इनवर्स, निकाल यहाँ लेता पे हूँ। खाली सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड। इसको याद होना चाहिए, निकालो निकालो मत, नहीं निकालना तो एक अलग टॉपिक है, बट उसको याद कर लो ताकि क्वेश्चन तुरंत हाँ। तुरंत बना दो। मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। मोल लीटर लीटर इनवर्स लीटर। ठीक है भैया, आगे बताइए। ठीक है। चलो आ जाते हैं इस पे। It is experimentally determined quantity. It may be zero, whole number, fraction or even negative. It can't be valid in equation. ये फालतू का पॉइंट है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? Rate of a reaction is expressed as rate constant when concentration of each of the reactant is a unity. Also, it is direction of a reaction. In case of gaseous reaction, ये भी फालतू का पॉइंट है। Complex and elementary reactions क्या होती है? देखो, कोई भी रिएक्शन खाली एक स्टेप में नहीं होती है, बहुत से स्टेप में होती है। तो जो भी रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और जो बहुत सारे स्टेप्स में होती है उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ आया? ठीक। तो हमको एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स के अंदर एलिमेंट्री आता होगा या एलिमेंट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स आता होगा? एलिमेंट्री मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन मिलकर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाती होंगी, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट्री? अंदर एलिमेंट्री आता। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि एलिमेंट्री सबसे छोटा पार्ट है ना। ठीक है। सबसे छोटा पार्ट है वो, कि एक ही बार में वो रिएक्शन कर देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब। रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप कॉल्ड अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप अमंग द स्टेप्स। फॉर एग्जांपल, एक एमसीक्यू आ जाता है और एमसीक्यू में बोल देता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें कौन सा स्टेप आपको स्पीड बताता है किसी भी रिएक्शन की। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, और उस स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन से स्टेप बताता है स्पीड अंकुर? स्लोएस्ट स्टेप। जो सबसे धीमा स्टेप होता है वही रिएक्शन की सबसे स्पीड धीमी। बताता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। It is the number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a reaction। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, उसमें 0 1 2 करके होता था। अब मॉलिक्यूलैरिटी की बात। मॉलिक्यूलैरिटी कुछ नहीं होता, बस ये संख्या होती है रिएक्टिंग स्पीसीज की। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट ए एक रिएक्शन में था, एलिमेंट बी था, तो जो एलिमेंट ए और बी जो उसमें पार्ट ले रहे हैं उनकी क्या संख्या है, उन्हीं को मॉलिक्यूलैरिटी में गिना जाता है, उन्हीं की संख्या को। अब कोई भी रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो सकती है, किसी को ऐसे ही नहीं गिन लोगे। जो प्रॉपर कोलिजन करे, बिल्कुल प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलिजन करे, प्रॉपर ऑर्डर के साथ कोलिजन करे, उसी को मॉलिक्यूलैरिटी में गिना जाता है। और एलिमेंट्री रिएक्शन ही में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकालते हैं हम, एलिमेंट्री रिएक्शन में निकालते हैं। नितिन भाई क्या कहना जैसे। चाहते हो? नितिन भाई क्या कहना चाहते हो, थोड़ा जैसे और लाइक पूरा घुस घुस के बताओ, प्रॉपर मतलब थ्योरी के साथ बताओ नितिन भाई, तो लो बता रहे भाई। नाउ आफ्टर कॉम्प्लेक्स इन एलिमेंट्री हेडिंग, इसको इसके बाद पढ़ाना था। कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है? सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, और मेरे में भी आया था, तुम्हारे में भी आ सकता है। कोलिजन थ्योरी कुछ नहीं होता। कोलिजन थ्योरी हमें यह बताता है कि मॉलिक्यूलैरिटी में कौन सी रिएक्टिंग स्पीशीज टेक पार्ट कर रही हैं। तो वह स्पीशीज में जो खासियत होती है वह कोलिजन थ्योरी बताता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टुगेदर विथ ईच अदर।
जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वही एक दूसरे के साथ टकराते हैं। किस तरीके से? प्रॉपर एनर्जी के साथ और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। नितिन भाई, कोलिजन थ्योरी क्या होता है? ओरिएंटेशन कोलिजन मतलब? बताऊंगा अभी। कोलिजन थ्योरी क्या होता है नितिन भाई? कोलिजन थ्योरी कुछ नहीं होता, रिएक्टेंट स्पीसीज जो टेक पार्ट कर रही थी रिएक्शन के अंदर, उसके बारे में बताता है। उनका कोलिजन होता है, आपस में टकराव होता है, उसके बारे में कोलिजन थ्योरी बताती है। अब उसकी जो खासियत होती है, उसमें से पहली खासियत ये होती है कि प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। अगर एक प्रॉपर एनर्जी ही रिएक्शन को नहीं दोगे तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। और वो जो प्रॉपर एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, उसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर दिशा में। फॉर एग्जांपल, ये चाबी है और ये सामने स्कूटी है। चाबी तो इसी डायरेक्शन में लगती है ना। कभी मैं ऐसे क्या लगा सकता हूँ, कभी क्या इस ओरिएंटेशन में चाबी लगा सकता हूँ उल्टी करके? नहीं लगा सकता। तो प्रॉपर एटम्स का प्रॉपर कोलिजन होना इसलिए जरूरी होता है। प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन होना जरूरी है। ये कोई बात थोड़ी नहीं है कि ऐसे ऐसे कोलिजन करा दोगे। समझे ना? कोलिजन करना है तो उंगली का उंगली से करोगे, ऐसे ऐसे सता सता करने लग जाओगे। पॉइंट समझे? समझ गए। ठीक है, नाउ टू मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी पढ़ना था हमें, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली मोलिकुलरिटी ऑफ अ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसकी जो मोलिकुलरिटी होती है, वो ऑर्डर जो होता है ओवरऑल रिएक्शन के, उसके इक्वल्स की होती है। ऑर्डर क्या होता था? एक्स और वाई की पावर। मोलिकुलरिटी क्या होगा? मोलिकुलरिटी इसमें होगा स्लोएस्ट स्टेप की जो होगी वो ओवरऑल रिएक्शन की होगी। ऑर्डर इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर होता है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए होता था, मगर मॉलिक्यूलरिटी तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही होती है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, अंकुर भाई। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल की शुरुआत हो रही है, उसके बाद फिर इस टॉपिक की शुरुआत है। लाओ जरा हम लोग उसको भी पढ़ ही लेते हैं, इसमें मार्कोल को भी पढ़ लेते हैं। नितिन भाई, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन 2a+b2 is equals to 2ab, calculate how much the rate of reaction will change if the volume of the vessel is reduced to one third of its original volume। नितिन भाई, ये रिएक्शन को दिया हुआ है, ठीक है भाई। अंकुर भाई, कैलकुलेट तुम्हें करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बदलेगी अगर हम वॉल्यूम को घटा दें, वन थर्ड से वॉल्यूम को घटा दें, और पहले उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कुछ था। फॉर एग्जाम्पल, पहले को ओरिजिनल वॉल्यूम था, अब उसके वॉल्यूम को वन थर्ड कर दिया है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ये फलाना रिएक्शन दी हुई है, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फर्क आएगा। ठीक है नितिन भाई, करना शुरू करते हैं। इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर कैन बी रिटर्न बाय द बैलेंस्ड रिएक्शन बिकॉज ऑर्डर इज सेम एज द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, ये क्या लिखा हुआ है अंकुर भाई, बताओ ये क्या है? क्या चीज? ये यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज दी हुई है? उस पे वो अभिकारक है, इधर उत्पाद दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इसको रेट लॉ कहते हैं, ये वो पूरा 2a। रेट लॉ है। ये पूरा रेट लॉ है। हम्म। अब हम रेट लॉ की मदद से रिएक्शन का रेट हाँ। निकालेंगे। रेट लॉ की मदद से ही रिएक्शन का रेट निकलता है। ये रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहले आर तो तुमको ऑलरेडी लिखना आता है, के भी तुम्हें लिखना आता है। ए क्यों लिखा? क्योंकि ए यहाँ पे दिया हुआ है। बी क्यों लिखा? क्योंकि बी यहाँ पे दिया हुआ है। अब पावर टू क्यों लिखी, वन क्यों लिखी? यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि एक्स और वाई होता है, और एक्स और वाई को ही हम लोग ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे टू इसलिए लिया हुआ है क्योंकि दो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे एक इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसका मतलब पावर वही होती है। ऑर्डर की जब बात होती है, ऑर्डर में जो पावर होती है वो तुम्हारी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होती है। रेट लॉ के अंदर ये जो एक्स और वाई होता था, ये तुम्हारे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होते थे। अंकुर भाई, अगर यहाँ पे तीन होता तो यहाँ पे क्या होता?
तो 3 मिलते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 मिलते। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छा अगले चीज एक की। भाई बताइए, पूछो। ये B2 क्यों लिया है या फिर ट्यू क्यों लिया है? क्योंकि B2 एक कंपाउंड है, वो कुछ और दिखाने के लिए नहीं है, B2 का नाम है। एलिमेंट होता है ना, जैसे H2 H3 होता है, देखा होगा तुमने। वैसे ही नाम ले दिया कि हाँ B2 है भाई, फलाना B2 अच्छा है, ठीक B2 ठीक माने ठीक, समझ गया H2 है। समझ, अरे मुझे वो एक लग रहा था, वो नहीं ऊपर। नहीं नहीं, B2 है ये। ये दोनों में तुम्हारा, दो ये है। भी B2 है, ये भी B2 है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ने हाँ कहा तो समझ वॉल्यूम गया। को हमने 1/3 कर दिया है। अच्छा, एक और बात, अंकुर जी एक बात बताइए, हम्म। कंसंट्रेशन से आप समझते हैं क्या है? ये कि उसके वो सांद्रता दिखाती है कि कितना वो। हम्म। कितनी घनत्वता है, आपको हिंदी के टर्म्स अच्छे से नहीं पता। कंसंट्रेशन का मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज की कितनी घनत्वता है एक पर्टिकुलर वेसल के अंदर। वेसल माने कोई बर्तन मान लो, बर्तन के अंदर कितनी हाँ हाँ घनत्वता हाँ। है पर्टिकुलर चीज की। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊं एक बर्तन के अंदर, और बर्तन के अंदर उदाहरण के तौर पे पानी है, पानी नहीं हवा मान लेते हैं, हवा है, तो प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर घट जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घटेगी। कैसे? सांद्रता घटती है उसकी। कभी तुमने एलपीजी सिलेंडर को देखा है? हाँ। जब बाहर निकालो तो गैस निकलती है, मगर अगर ढंग से देखो तो अंदर पानी पानी जैसा अंदर होता है। एक लिक्विड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे पैक करते हैं, और हाई प्रेशर पे वॉल्यूम घट जाता है। हाँ। वॉल्यूम घट जाता है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होके लिक्विड बन जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत घनत्वता लिक्विड में ज्यादा हो बदलते हैं, जाती समझ गया। है। अगर तुमने नवी क्लास की फिजिक्स साइंस अच्छे से पढ़ी होती तो तुम्हें पता ऑलरेडी है वैसे ये बात तो, कि सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास। बहुत पास होते हैं। हाँ, बहुत पास पास होता है, तो तभी तो भाई कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स भी तो पास पास हो जाएंगे, घनत्वता बढ़ गई तो पार्टिकल्स भी तो पास पास हो गए। समझ आया? पास पास हो जाएंगे। हाँ, तो अगर हम्म। वॉल्यूम 1/3 हो गया, वॉल्यूम घट गया, तो कंसंट्रेशन 3 गुना हो जाएगा। 1/3 वॉल्यूम तो 3 गुना कंसंट्रेशन, बढ़ नितिन जाएगी। भाई। ठीक है नितिन भाई, आगे बढ़ जाओ। अब R = K, 3A की पावर 2, 3B की पावर, मतलब B2 की पावर 1। 1 कहाँ से आया? ऊपर उससे कोफिशिएंट से, मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आया। 2 कहाँ से आया? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आया। K क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। A और B एलिमेंट को दिखाने के लिए है। 3 कहाँ से आया? 3 कंसंट्रेशन होती है, और 3 गुनी कंसंट्रेशन दी हुई है, तभी हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब अंकुर भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी 3 की? 3 ही आएगी। 3 आ जाएगी, तो लो, 9 बाहर लिख दिया, 9 × 3 भी लिख दिया। अब अंकुर जी जब ये भी बाहर निकाल दिया, ये भी बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या अंकुर जी? के, ए और B2 ही तो बी बचा। B1। मतलब हाँ B2 B2 लिखा है है। वैसे तो के, ए हाँ B2 ही तो मुझे बचा। एक तो अच्छा, अगर हम ढंग हाँ। से निकालें तो जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो 9×3 = 27 आई। हम्म। तो जो नई रिएक्शन बनी है, जो नई रिएक्शन बनी हम्म। है वो पिछली रिएक्शन का 27 टाइम्स है। अब तुम कहोगे नितिन भाई ये आर कहाँ से ले आए, तो देखो भाई, ऑलरेडी तुमको अगर ढंग से देखें तो जो हमने ये चीज निकाली थी, ये हमने शुरुआती में तो रिएक्शन निकाली थी, ये आर सबसे शुरुआती रेट ही तो था। अगर तुम इसको और इसको देखो तो है तो ये दोनों सेम चीजें ही। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं तो मैं इसको आर से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने इसको आर से रिप्लेस कर दिया। तो आर डैश क्या है? नई रिएक्शन की स्पीड। 27 टाइम्स तो हमने वैल्यू निकाली थी, और ये सिंपल आर क्या है? पुरानी रिएक्शन का रेट। तो अब हमें पता चला जो नई रिएक्शन का रेट है वो पुरानी रिएक्शन के 27 टाइम्स के बराबर है। 27 गुना ज्यादा है नई रेट का रिएक्शन। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ केमिस्ट्री नहीं थी।
इतना समझ आया अंकुर भाई? समझ आया? कोई चीज पूछनी हम्म। तो नहीं है? हाँ समझ आ गया। चलो सही है। बस एक चीज पूछनी है। पूछो पूछो। वो जो आर आया है, हाँ हाँ। वो के ए बी के बी टू के बराबर था, पर वहां ए के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसमें हाँ स्क्वायर है नहीं, तो बिल्कुल बराबर बिल्कुल कैसे सही हुआ? जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अगर तुमने ढंग से देखा हो तो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। मगर अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से देखो, लिखना मैं जरूर भूल गया हूँ, मगर तुम ढंग से देखो तो थ्री थ्री हम्म। जा 9 तो बाहर आ गया। यहाँ का 3 भी बाहर आ गया। हम्म। मगर स्क्वायर ए के हम्म। ऊपर भी तो कुछ होगा। तो और अच्छा बी के हाँ, ऊपर ए भी के ऊपर पावर 1 स्क्वायर होगी। होगा तो। होगा ही, कॉमन सी बात हाँ है, अगर ठीक ए है, का ठीक स्क्वायर समझ। करोगे तो स्क्वायर बच जाएगा ना। तो आप अगर आप ढंग हाँ से हाँ देखो तो बच ए गया। स्क्वायर और बी की पावर 1 तो बिल्कुल सेम ही सेम है। बिल्कुल सेम हो जाएगा था। हाँ। ठीक समझ अब गया। हम पढ़ेंगे बस आ गई। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 के बारे में। अब तुम्हारे चैप्टर का एक तिहाई भाग खत्म हो चुका है, जो कि मैंने तुमको बहुत धीरे पढ़ाने की कोशिश की है। मुझे पता है तुम्हारे बेसिक्स वीक हैं, तभी मैंने बहुत धीरे करके कोशिश किया था। अब हम बढ़ेंगे आगे चैप्टर के ऊपर। मैं नोट्स तो अच्छे खासे बना के लाया था। कोशिश करने वाला था कि बस एक जूम मीटिंग तक का ही चैप्टर बचे। कोई बात नहीं। यहाँ नहीं, हम लोग और ऊपर है क्या? हाँ यही यही। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटर रेट इक्वेशंस के बारे में। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, आगे बाद में पढ़ें कि आज ही पढ़ें? बताओ अंकुर, कब तक पढ़ना है? जैसा आपको मन पड़ा दीजिए। चलो एक सेकंड रुको फिर। वैसे भी 50 MB बची है, 50 MB तक पढ़ाई देता हूँ। ठीक है अंकुर जी, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहली बात, ऑलरेडी तुमको पता है कि ये तुम्हारा आर इक्वल्स टू के ए तुम्हारा रेट लॉ होता है। ठीक है, ये क्या होती है? ये तुम्हारा आर ओ आर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, डी ए बाई डी टी। नेगेटिव साइन ये बताता था कि ये रिएक्टेंट है। अब एक बात देखो, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को अगर इसके इक्वल्स टू में दिखा दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बन जाता है अगर आपस में इक्वेट कर दें इसको। तो ये तुम्हारा रेट लॉ, ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के ऊपर। जब हम इसका कर देंगे रिएक्ट मतलब इंटीग्रेशन, तो आ जाएंगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझ आया? अब हम डी ए बाई डी टी हटाएंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे। The differential rate equation is integrated to get a relationship between beta directly measure experimental data concentration at different times and rate constant. The integrated rate equation is different in the rate of reaction. कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है कि अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, यही सब सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक सवाल आता है, उससे पहले हमको ये पढ़ना है कि हम किसी भी चीज का ऑर्डर कैसे पता कर सकते हैं। अंकुर भाई सवाल आ गया है कि ऑर्डर पता करना है, कैसे ऑर्डर पता किया जाएगा? अंकुर भाई दो तरीके होते हैं ऑर्डर पता करने के लिए, एक और तरीका होता है यूनिट के थ्रू, दूसरा तरीका होता है डेटा के थ्रू। अगर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है तो आप उसको 2 नंबर का है फॉर एग्जाम्पल, उसको आप 2-3 लाइन में ही कर सकते हैं, 4-5 लाइनें नहीं लगेंगी, 10 लाइनें नहीं लगेंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप यूनिट को देखकर उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो मोल लीटर पर सेकंड, मोल लीटर पर सेकंड या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। अगर हम्म। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो सेकंड इनवर्स होती है। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो सिक्स लीटर इनवर्स। मोल सेकंड इनवर्स होती है। लीटर मोर से इनवर्स होती है। कुछ नहीं फर्क होता है, खाली इसमें ऊपर मतलब मोल लीटर सेकंड इनवर्स होता था, इसमें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता था। इसमें लीटर ऊपर जाता है तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अब एक अगला क्वेश्चन आ गया है अंकुर भाई, इसको जरा ऐसे करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अंकुर भाई, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द रेट कॉन्स्टेंट। ये तुम्हारी नीचे वैल्यू दी हुई है, अब बताओ ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, हम्म। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन?
2.3 इंटू 10⁻⁻15 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दी हुई है। बताओ ऑर्डर इसका, एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का। फर्स्ट ऑर्डर की है शायद, हाँ फर्स्ट ऑर्डर की। कैसे? उधर क्या देख रहे हो? सामने देखो, सामने, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। ये मैंने लिखा था उसको भी। मैंने कहा मत निकालो, मत निकालो, अभी रट लो इस समय के लिए। निकालना तो हर बच्चे को आता है कैसे निकालना। मैंने अभी तुमको मैं सिखा रहा हूँ कि उसको रटो, रटो अभी भाई। सामने क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? लीटर मोल सेकंड। उस ये तुम्हारी सेकंड ऑर्डर की होती है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था? फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ सेकंड इनवर्स होती थी। जीरो ऑर्डर में क्या होता था? मोल अपॉन लीटर मैं इसको सेकंड। पढ़ लूंगा सही अच्छे से। फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ भाई, इस यूनिट को ढंग से देखो। कौन सी ऑर्डर है ये? लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मैं ये इनवर्स का मतलब थर्ड ऑर्डर है, थर्ड का। थर्ड ऑर्डर होता ही नहीं है। जीरो फर्स्ट सेकंड ही तक जाता ही हाँ नहीं। बटे में होता है वो। इनवर्स का मतलब पता क्या होता है? हाँ हाँ तो लीटर मतलब अगर अपॉन में इनवर्स होती है वो चीज। अपॉन में, तो लीटर अपॉन मोल और सेकंड लिखा हुआ है। लीटर अपॉन मोल और सेकंड लिखा हुआ है, तो कौन सी यूनिट भाई, कौन सी हम्म। रिएक्शन है भाई ये? हाँ तो सेकंड, सेकंड की। सेकंड है भाई, सेकंड की। सामने ही लिखा हुआ है। अच्छा, अगर कोई रिएक्शन होती जिसमें सिर्फ सेकंड इनवर्स होता तो कौन सी ऑर्डर की होती? सिर्फ सेकंड इनवर्स होता। हाँ, फर्स्ट की होती। तो फर्स्ट की होती। अगर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिखा होता तो फर्स्ट जीरो की होती है। तो जीरो की होती। बस इतना ही देखना था। एमसीक्यू 1 मार्क्स का पक्का हो गया। लो तुम्हारा, खाली तीनों यूनिट को नजर डाल लेना। पक्का। अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू। डेटा के थ्रू कैसे निकाला जाता है? सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू सी स्टार्टिंग विद डिफरेंशियल इन डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली फाइंड रेट लॉ। कुछ नहीं लिखा है, ध्यान ना दो, खाली इस रिएक्शन को देखो। आगे आ जाओ। ऐसे करके प्रॉपर एक डेटा बन के आता है। ऐसे करके बड़ा सा डेटा बन के आता है, और कहा जाता है इसका रेट लॉ हम्म। निकालो। फाइंड रेट लॉ, फाइंड रेट लॉ। कुछ नहीं होता। रेट लॉ क्या होता है तुम्हें बताओ? रेट लॉ का फॉर्मूला होता है। अगर तुमने रेट लॉ का फॉर्मूला बता दिया तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने नहीं बताया तो आप आज जाके जो कुछ भी पढ़ाया है उसको हिंदी अंग्रेजी जैसे भी जाके रिवाइज करें। रटेंगे अच्छे से बैठ के, क्योंकि पढ़ा दूं फिर याद नहीं होगा दिमाग में तो फायदा नहीं। रटेंगे जाके। मुझे भी पता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिमाग में नहीं घुसती एकदम से, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर एक बार में करना बड़ी बात। तो उसको घुसाओ दिमाग में, रगड़ रगड़ के, रगड़ 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 के। बताओ, रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ का फॉर्मूला बताओ। वही डेल्टा करके बताया था आपने। कुछ नहीं अंकुर भाई, रेट लॉ का फॉर्मूला ये होता है, आर इक्वल टू के ए और बी। याद करो भाई, ए माने कंसंट्रेशन, बी माने कंसंट्रेशन, एक्स इसके पावर ठीक है होती है, ठीक इसी को ऑर्डर कहते हैं। इसको कर लेते हैं, और मेरी 50 MB भी खत्म होने वाली होगी अब। फिर हम आगे खत्म करते हैं इस क्लास को, फिर कल करेंगे, ठीक है? है। अच्छा उसको हल कैसे करेंगे ऊपर वाला ये। उसी को हल ही करना, पहले कर लेंगे फिर ही जाएंगे भाई, पहले हल ही करने जा रहे हैं। तो ये तुम्हारा होता है रेट लॉ। ये होता है रेट लॉ। ठीक है नितिन भैया, आपने रेट लॉ तो बता दिया कि आर टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई होता है। अब उसको हल कैसे करना है? एक बात बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन ये दे रखी हम्म। है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ये दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी ये दे रखी है, रेट ये देखो ये ये दे रखी रखा है। है, ये सब रेट दे रखा है। यानी हम्म। आर की वैल्यूज हम्म। यहाँ पे दे रखी हैं, आर की वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन यहाँ पे दे रखी है। तो ए की ए बी की वहाँ पे कंसंट्रेशन ये दे रखी है। रखी है, बी की कंसंट्रेशन ये दे रखी है। तो नितिन भैया सबसे पहले वाले पे रेट लॉ लगाइए। ठीक है अंकुर भैया, हम कर लगाने जा रहे हैं। तो 10⁻³ को लिख दिया आर की जगह पे, फिर इक्वल टू लगाया, के को वहीं पे छोड़ दिया। 1.6 इंटू 10⁻³ क्यों लिखा? क्योंकि ए की कंसंट्रेशन की बात थी, और ए की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है नितिन भैया।
पावर x रख दी, ठीक है नितिन भैया। अब b की कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो b की कंसंट्रेशन 5 × 10⁻²दी हुई थी, ठीक है नितिन भैया, ये भी रख दिया। इतना समझे? पावर y होगी, इतना समझे? हम्म अब जरा सेकंड, थर्ड और हम्म फोर्थ तीनों में लगा दो रेट लॉ। हाँ, ऊपर ही से लगाओ, रेट लॉ लगाओ अंकुर इसके ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर। वो 3 इंटू 10⁻³ ए में होगा। शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से बताओ, आर करके बताओ प्रॉपर। आर मतलब बताते हैं। 4 × 10⁻³ इंटू हाँ हाँ इजल टू हाँ हाँ। 3.2 इंटू 10⁻³ के कहाँ गया भाई? और के कहाँ गया? के? यहाँ एक वही ए लिख रहा हूँ। ए नहीं, के। के रेड, के वो लिखते हैं ना पहले उसके। सभी तो के ही के तो है भाई, ये के ही तो है। हाँ, हाँ तो 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू के, फिर अब 3.2 इंटू 10⁻³ की पावर, कंसंट्रेशन की पावर एक्स हाँ हाँ, फिर इंटू, इंटू 5 × 10⁻² की पावर वाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब। थर्ड पे लगाओ। थर्ड पे होगा 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू के 1.6 इंटू 10⁻³ की पावर एक्स और 10⁻⁻1 की पावर वाई। अरे अंकुर भाई, तुम तो टॉपर बन गए। फोर्थ का बताओ। फोर्थ का होगा 8 8 × 10⁻³ इज इक्वल टू के थ्री हम्म पॉइंट टू इंटू 10⁻³ की पावर एक्स हम्म। और ये 10 की की पावर पावर माइनस माइनस वन वन की पावर वाई। ठीक है अंकुर भाई, जो तुम लगा रहे थे उसको रेट लॉ कहते हैं। अंकुर भाई, ए यहाँ पे क्या होता है बताओ, ए और बी क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं। ए और बी, हाँ होता है, मगर जब ये डिब्बे में लिखते तो इसका मतलब क्या होता है डिब्बे में? कंसंट्रेशन इसको सांद्रता ठीक है। बोलते हैं। और एक्स और वाई क्या होता है? उसकी पावर होती है माने कि ऑर्डर वो ऑफ कितने रिएक्शन। मॉलिक्यूल में दिए हुए हैं मतलब। ऑर्डर ऑफ हाँ। रिएक्शन, एक्स और वाई को अगर आप जोड़ दें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके ऑर्डर हैं ऑफ कि कैसे रिएक्शन। यूनिट से निकालेंगे, यूनिट से कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कैसे निकालेंगे ऑर्डर डेटा के थ्रू। हमने रेट लॉ लगाकर सारी वैल्यूज को लिख दिया है। अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे। पहला पे रेट लॉ हमने ये लगाया था, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, इसको तीसरी इक्वेशन मान लेते हैं, इसको चौथी इक्वेशन मान लेते हैं। अगर हम ढंग से इन दोनों को आपस में देखें, हम्म तो अगर हम दूसरे को पहले से डिवाइड कर दें तो कुछ कुछ हमारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। अगर हम दूसरे को पहले से डिवाइड कर दें तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, के भी कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा 16 2 जा, तो 4 = 2 करके वैल्यू आएगी ना। आ जाओ भाई, नहीं समझ आ रहा अंकुर भाई को, ढंग से देख लेते हैं। दोनों रेट लॉ जो हमें निकाले थे उनको हमने एक के ऊपर एक रख दिया, हम्म दोनों को हमने काटा, आखिरी में जो वैल्यू आई वो 2 की पावर x, तो x तो होता ही था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और 2 की पावर इधर 2 आई, हम्म। क्यों? क्योंकि 4 आया था, तो 4 को हमने 2 की पावर 2 मान लिया। तो यहाँ से जब हमने कंपेयर किया, ठीक। जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जो x की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो यहां से हमने निकाल तो दिया ऑर्डर ऑफ हम्म रिएक्शन, एक्स ही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था, लो हमने इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 2 निकाल दी। यही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब नितिन भैया, आपने एक्स तो निकाल दिया, बट नितिन भैया आपने वाई तो निकाला नहीं। वाई निकालने के लिए आप थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। थर्ड इक्वेशन को हमने ऊपर लिख दिया बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, फर्स्ट इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया।
10⁻³ कैंसिल हो गया, के और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि सेम सेम वैल्यू थी। और यहाँ पे जो जो कैंसिल होना होगा वो अभी हम करेंगे। और हम आगे बढ़े, हम्म। तो उधर 2 बचा हुआ था, तो 2 = 10⁻⁻1 अपॉन 5⁻10⁻²। इसके पास मतलब होल में पावर y हो गई। और कैंसिल किया तो 10⁻⁻1 कैंसिल, 10⁻⁻1 बचा, -1 का मतलब है ऊपर चला जाएगा, तो 10 बचा। 5 को कैंसिल किया तो 5 2 जा 10 होता है ना। तो 2y वन इक्वल्स टू आएगी। 2, 2y = 2, तो पावर 1 है तो y की वैल्यू 1 आ गई। नितिन भैया, हमने x भी निकाल दिया, तो हमने सीमा y भी दो हो निकाल जाएगी। दिया, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल चुका है। समझ आया? तो लो, लिख भी दिया हमने, r = k, a हम्म। की पावर 2, b की 3 पावर आई। 1। जब 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर 3 आ गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी 3। मजा आया अंकुर पढ़ के? प्लीज, जो तुम पे मैंने आज मेहनत करी है उसको हाँ। वेस्ट मत जाने देना। घर जाके अपने हिंदी के नोट्स, जो कोई भी नोट्स उनको पर रट लेना। ठीक है? ठीक है। कुछ बोलना चाहते हो अच्छा, और? वो जो इक्वेशन साइड दी हुई थी वो सारी एक, हम्म। वो सारी एक ही मतलब क्वेश्चन की थी। हाँ, एक ही क्वेश्चन की, पूरा एक ही क्वेश्चन मैं आता ही सोच है रहा था तीन। कि यार, मैं तीन सोच रहा मार्क्स था का। अलग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, अच्छा वो अच्छा, पिछले मैं साल सब। भी आया था। और मैंने कर लिया था पिछले साल भी। अच्छा, क्वेश्चन खुला खुला उठ के आता है। मुझे लगा वो अलग अलग होंगे। नहीं, एक ही में आता है, इतना शायद सरल मेरे में नहीं क्वेश्चन। आता ये वाला। अरे कुछ कैसे नहीं आता, सबके में आता है। ये तो बेसिक मेरे फॉर्म में ऑफ नहीं आता है क्वेश्चन है। शायद। खोलना जाके केमिस्ट्री की PYQ मुझे देखेंगे। पढ़ाया ही नहीं सर ने। सर जी तुम्हारे ऐसे ही सब। चलिए खत्म अरे करते वो हैं आज कोचिंग की। पढ़ाते थे, उन्होंने कहा था कि नहीं आए।